नमस्कार, मैं पूजा चौरसिया पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता उत्तराखंड से। आज हम लोग कक्षा 6 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसका उपविषय है भूगोल। इसमें हमें पढ़ना है पाठ 23 पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा है दूसरा पाठ ग्लोब और अक्षांश। ग्लोब और अक्षांश के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने जाना कि पृथ्वी पे कैसे ऋतुओं का परिवर्तन होता है, कैसे तापमान को मापा जाता है और कैसे काल्पनिक रेखाओं से समय को घटाया या बढ़ाया जाता है, किन क्षेत्रों में समय पीछे चलता है और किन क्षेत्रों में समय आगे चलता है। इन पुराने बिंदुओं को चर्चा करने का मुख्य तात्पर्य यह है कि उसके कुछ घटक इस पाठ में भी आएंगे। तो आइए हम अपने पाठ को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारे पाठ का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ। गतियों से ही आप जान रहे होंगे कि किसी भी चीज़ में जब हलचल होती है या वो चलता है तभी उसमें गति होती है। to सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो मैं एक यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है पृथ्वी की दो गति? पहला होता है परिभ्रमण, इसे घूर्णन भी कहते हैं, घूर्णन। और दूसरा होता है परिक्रमण। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने जाना कि हमारी पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, परिभ्रमण और परिक्रमण। सबसे पहले हम जानते हैं कि परिभ्रमण क्या होता है, घूर्णन क्या होता है। इससे पहले जैसे हमने ग्लोब और अक्षांश पढ़ा है तो सबसे पहले हम एक ग्लोब बनाएंगे जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि हमारी पृथ्वी की क्या स्थिति है। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। अब हमारी पृथ्वी पे मुख्यतः पहले दो अक्षांश होते हैं, तो इसमें हम ऐसे करके अक्षांश बनाएंगे जिसे ग्लोब में हम किल बनाते हैं जिसकी सहायता से कि हमारी पृथ्वी रुकती है। अब ये हमारा ग्लोब का स्टैंड हो गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि हमारा ग्लोब बनता है। ठीक है, हमारा ग्लोब बनता है। इन क्षेत्रों में बच्चों सेंटीमीटर और ये सब लिखे होते हैं जिससे कि हम अक्षांश, डिग्री से ये सब चीज़ें जान पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ बताने का मतलब है घूर्णन से मतलब है, घूर्णन का मतलब है बच्चों अपने ही अक्ष पर एक चक्कर लगाना, घूर्णन कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का अपनी ही अक्ष पर एक चक्कर घूमना घूर्णन कहलाता है। इसमें वो 24 घंटे का समय लेती है और इस घूर्णन प्रक्रिया को दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, अब एक चक्कर अपनी ही अक्ष पे कैसे घूमती है तो आप देखेंगे कि हम ऐसे करके लट्टू नचाते हैं। आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू नचाते हैं ना हम लोग। मान लीजिए कि ये हमारा लट्टू है और ये उसका किल है। जब हम लट्टू को ऐसे करके रस्सी से छोड़ते हैं तो वो अपनी ही जगह पे गोल 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 घूमता हुआ आगे बढ़ता है। आप देखेंगे वो पहले यहीं पे ऐसे ऐसे घूमता है, फिर ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है। लट्टू का उदाहरण इसलिए दिया है कि वो सबसे बेहतर है। ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी है अपनी इसी धुरी पर एक चक्कर ऐसे ऐसे लट्टू की तरह घूमते हुए जो पूरा करती है, वो एक दिन में करती है, उसे दैनिक गति कहते हैं और उसे परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि परिभ्रमण या घूर्णन क्या है। अब ये जो हमारी पृथ्वी है बच्चों वो 23.5 अक्षांश झुकी हुई है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी हमारे ये देखो गोल तो है, लेकिन ये इसको जब हम दो भागों में बांटते हैं तो सीधे सीधे ऐसे बांटते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसे नहीं बटी है। हमारी पृथ्वी जो है 23.5 अक्षांश
परिक्रमण। परिभ्रमण समझा आपने कि पृथ्वी का अपने ही स्थान पे एक चक्कर पूरा करना परिक्रमण कहलाता है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य है। अब पृथ्वी ऐसे 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 घूमते हुए ऐसे 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 अपनी धुरी पे ऐसे ऐसे घूमते हुए क्या करेगी, क्या करेगी बच्चों, एक चक्कर पूरा करेगी। इस चक्कर को हम वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि ये पूरा चक्कर एक साल में पूरा होता है। ठीक है, एक साल में पूरा होता है। तो आपने देखा होगा कि जब पृथ्वी जो है, ये एक सेकेंड, जब पृथ्वी जो है वो जब सूर्य के पूरा एक चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं, लेकिन जब वो अपनी ही अक्ष पे एक चक्कर पूरा करती है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। आपने ये दोनों पृथ्वी की गतियों को समझा। अब हम समझते हैं बच्चों, इसके बाद आता है हमारा लीप वर्ष, क्योंकि जब हम परिक्रमण का अभी और पढ़ेंगे तब उसके साथ ही हमारा एक टॉपिक निकलेगा लीप वर्ष। ठीक है, तीसरा टॉपिक हमारा आएगा लीप वर्ष, लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष में क्या होता है बच्चों कि जैसे मैंने आपको कहा कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है। ये सूर्य है, इसके सूर्य है ये, ठीक है, इसके चारों ओर जब पृथ्वी एक चक्कर लगाती है तो उसमें समय उसे कहते हैं वार्षिक गति, और उसमें समय लगता है 365 दिन 6 घंटे। 6 घंटे भी कह सकते हैं या 1/4 भी कह सकते हैं। यानी कि हम कहेंगे कि पृथ्वी, जैसे हमारा अगर ये प्रश्न बनता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा करती है, एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो हम कहेंगे कि 365 दिन 6 घंटे या 365 दिन 1/4। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 365 1/4 या 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, दिन और 6 घंटे। ये जो 6 घंटे बचते हैं ना बच्चों, वो इकट्ठे होकर के हर चौथे साल में, मतलब 3 साल पूरा हो जाता है और जब चौथा साल आता है तो उसमें पूरा एक दिन बन जाता है। 6 आप जोड़ेंगे तो 6 4 20 हो रहा है ना, 6 4 24, तो और 24 मतलब कि 24 घंटे का एक दिन होता है। तो उसी तरह ये 6 जो है प्लस होते जाते हैं और हर चौथे साल में वो 24 घंटे हो जाते हैं, जिसका कि एक दिन बढ़ जाता है। वो दिन हर 4 साल में फरवरी जो है वो 29 दिन की हो जाती है और उसको हम कहते हैं लीप वर्ष। जैसा कि मैंने बताया अभी हम लीप वर्ष पढ़ेंगे। तो लीप वर्ष का सिर्फ मुख्य यही है कि जो पृथ्वी का सूर्य को एक साल में चक्कर पूरा लगता है वो लगता है 365 दिन 6 घंटे में। ठीक है, तो वो जो 6 घंटे हैं वो जब बढ़ करके एक दिन बन जाते हैं तो प्रत्येक 4 साल में वो 24 घंटे का एक दिन बन जाता है और हमारा साल 366 दिन का हो जाता है और फरवरी माह जो है वो 29 दिन का हो जाता है। तो यहाँ तक आपने देखा कि हमने आज घूर्णन और मतलब कि परिभ्रमण, परिक्रमण और लीप वर्ष पढ़ा। अब लीप वर्ष के बाद पढ़ेंगे हम लोग कक्षीय समतल। कक्षीय समतल चौथा है कक्षीय समतल। कक्षीय समतल, ठीक है। कक्षीय समतल को पढ़ने का मतलब आपको बताने का ये तात्पर्य है कि जब पृथ्वी जो है 2 बराबर भागों में बढ़ती है तो वो 23.5 अक्षांश झुकी होती है, लेकिन जब हम उसको बीच में जब हम क्या करते हैं उसको पृथ्वी के कक्षीय समतल का जब लंब डालते हैं बच्चों बीच में, तो उससे क्या होता है कि पृथ्वी का जो समतल है वो अलग हो जाता है। एक काल्पनिक रेखा हम खींचते हैं। देखिए कक्षीय समतल के लिए मान लीजिए कि हमने ये रेखा खींची, ठीक है, एक काल्पनिक रेखा खींची, इसको हम क्या कहेंगे, पृथ्वी का कक्षीय समतल। ये रेखा जो है
एक बार यहाँ से ग्लोब हटा के आपको ओनली पृथ्वी बना के दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इसमें ये क्या है बच्चों, 23.5 अक्षांश में उसका झुकाव है, 23.5 डिग्री अक्षांश में उसका झुकाव है। अब हमें पढ़ना है कक्षीय समतल। कक्षीय समतल जो क्या होता है कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी की सतह पे 66.5 डिग्री अक्षांश का कोण बनाती है, ठीक है। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब ये कोण कैसे बनता है इसको हम देखेंगे। एक ये काल्पनिक रेखा खींचेंगे बच्चों, ये क्या है, पृथ्वी का कक्षीय समतल, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे हम, 23.5 अक्षांश का जो है वो एक लंब डाल देंगे, ठीक है। तो यानी कि एक सीधी रेखा हम ऐसे करके एक सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये 3.5 डिग्री अक्षांश का जो झुकाव है और जो हमने पृथ्वी पे एक लंब डाला, कक्षीय समतल पे जो लंब डाला, तो इस बीच की दूरी में भी 23.5 अक्षांश का डिग्री अक्षांश का अंतर आ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है बच्चों, ये हमारी पृथ्वी का जो ये केंद्र बिंदु का भाग है, यहाँ पे पृथ्वी 66.5 डिग्री अक्षांश का कोण बनाती है, ठीक। 66.5 डिग्री अक्षांश का कोण बनाती है और ये उसके कक्षीय समतल को दर्शाता है। कक्षीय समतल को दर्शाने का तात्पर्य ये है कि जब हम आगे अभी पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कक्षीय समतल का क्या कार्य है, क्योंकि ये ध्रुवों को बांटती है, दिन और रात होने में इसकी भूमिका को निभाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये है, ये यहाँ से ये एक उत्तरी ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, ठीक है। और ये इधर का एक दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब क्या होता है, ये जो 66.5 डिग्री का ये जब कोण बनाती है और यहाँ पे 23.5 डिग्री के लंब के बीच में जो कोण बनता है, तो इन दोनों के कोण के बनने से क्या होता है, दिन और रात की स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि ये मानिए हमारी पृथ्वी है और ये सूरज है, सूरज की रोशनी पृथ्वी पे ऐसे पड़ती है, ठीक, और हमारी पृथ्वी का झुकाव ऐसे है, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे प्रदीप्त वृत्त क्या है। 5वां टॉपिक है हमारा बच्चों, ठीक है, 5वां टॉपिक है हमारा प्रदीप्ति वृत्त। आपने अभी ये जाना कक्षीय समतल। कक्षीय समतल का मेघ तात्पर्य क्या है, दिन रात को परिभाषित करने में इसकी भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य है, ठीक है ना, इसको जानने के लिए सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। अब जब सूरज की रोशनी ऐसे पड़ती है बच्चों, तो क्या होता है, सिर्फ इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु पे ही पड़ती है। यानी कि मान लीजिए ये क्या है बच्चों, देखो ये टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च से जब हम ऐसे प्रकाश फेंकते हैं, ठीक, और यहाँ पे बॉल रख देते हैं, तो वो उसके आधे हिस्से में टॉर्च की रोशनी पड़ेगी। ये आप लोग घर में करके देखेंगे, प्रैक्टिकल जैसा करके देखेंगे। एक टॉर्च लेंगे, एक बॉल लेंगे, जब टॉर्च जलाएंगे तो वो बॉल के आधे हिस्से में मतलब उसकी रोशनी पड़ेगी और आधे में अंधेरा होगा। और ये याद रखें कि बॉल छोटी है तो टॉर्च भी छोटा लें। पता चले कि बॉल इतनी छोटी है और टॉर्च बड़ा वाला पकड़ लिया तो पूरा ढक जाएगा, फिर पीछे की थोड़ी सी हिस्से में अंधेरा दिखेगा, जबकि ऐसा नहीं है। बॉल के अनुपात में आप टॉर्च लेंगे, उसका फोकस कितना कवर करता है उसको ध्यान में रखेंगे। तो इसी तरह ऐसे पड़ता है। तो आप देख रहे हैं ये चीज यहाँ पे है, सूर्य की रोशनी यहाँ से यहाँ तक पड़ रही है, यानी कि जिस हिस्से में रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है और जिस हिस्से में रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ रात होता है, ठीक है। अब ये जो बीच का ये जो है, यहाँ पे ना दिन ही होता है ना रात ही होती है, क्योंकि ये समय एक साल में बहुत ज़्यादा 6 महीने का समय लेता है, इसको ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 6 महीने दिन होगा और 6 महीने रात होगी। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि जैसे ये हमारी पृथ्वी का अक्षांश है, यहाँ से सूरज की रोशनी पड़ेगी,
बीच के हिस्से हैं इनको ध्रुव बोलते हैं। तो इन ध्रुवों पर क्या होता है कि 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होती है। इसके आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और पढ़ते रहिए।